Hello everyone, welcome back to my channel Life Sciences Tutorial. In today's video, we will discuss about the respiratory system, and this video is the part 1 for the respiratory system, as we are going to discuss about the comparative physiology in different vertebrates about the respiratory system. So firstly हम शुरू करेंगे आज के लेक्चर में about the basic introduction of the respiratory system. तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका ये एसोसिएटेड होता है आपका मेनली 3 मेन चीज़ों से. फर्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज विथ ऑक्सीजन. बेसिकली गैसेस एक्सचेंज की यहाँ पे बात हो रही है. सेकेंड मेन जो फंक्शन रहता है या मेन रोल रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज टू transport oxygen to oxidize the food stuff in the mitochondria of the body cells. Then last one is to produce energy rich ATP molecules for performing different metabolic functions and to maintain the homeostasis of the body. Now next is the respiratory system in reference to different habitats, as we are going to discuss one by one for different vertebrates. So firstly we are discussing the overall reference टू हैबिटेट. तो सबसे पहले अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें, इन केस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट द एग्जांपल इज फिशेस. और फिशेस में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है दैट आर गिल्स. Then in terrestrial habitat, example is humans, and main respiratory organ are lungs. Then in case of aerial habitat, example is birds, and respiratory organ are the lungs with the presence of ear sacs. इसके अलावा जो अलग से प्रेजेंट है दैट आर इन केस ऑफ द इंसेक्टा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रैकियल सिस्टम विच परफॉर्म द मेन रेस्पिरेटरी फंक्शन. नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन. दो मेन टाइप्स होती हैं, एक आपका आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा आपका रहता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनएरोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है आपकी दो टाइप्स की होती है, एक आपकी आती है डायरेक्ट रेस्पिरेशन और दूसरी है आपकी इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. डायरेक्ट रेस्पिरेशन की हम बात करें, एज वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, मींस डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन विद द सेल्स. जो भी गैसेस एक्सचेंज होगा उसमें डिफ्यूजन की हेल्प से जो है डायरेक्ट एक्सचेंज होगा बाय बॉडी सरफेस और बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. For example, in case of bacteria, protists, plants, sponges और हमारे जितने भी lower phylums हैं, for example, coelentrates, flatworm, roundworm, and even in insect, we have the option of the direct respiration. On the another side, second type है आपकी इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन वर्ड से क्लियर है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा. कुछ स्पेशल इंटरमीडिएट या हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस रहता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एडेड बाय ब्लड, and a complete respiratory tract is involved in this case. एग्जाम्पल है जितने भी हमारे एव्स हैं, ह्यूमन है, फिशेज हैं, इन सब में इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है. नाउ इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को ही हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन वी हैव डिफरेंट टाइप्स. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. कौन से इंसेक्ट्स में या कौन से पर्टिकुलर वर्टिब्रेट में किस तरीके के ऑर्गन प्रेजेंट है, ओवरऑल उनके बेसिस पे हमारे पास 4 मेन कैटेगरीज आती हैं. फर्स्ट आता है आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है हियर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द स्किन. स्किन की हेल्प से सारा गैसेस एक्सचेंज होगा. एग्जाम्पल है एनालिड्स. हमारे जो लोअर फाइलम है एनालिड्स में जो है बेसिकली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है. Then we have buccopharyngeal respiration, means where the entire gases exchange will occur with the help of buccopharyngeal lining. Example है certain amphibians. Then we have next the branchial respiration, means here the respiratory organ are the gills. Example
annelids, most crustaceans, some amphibians, and also in case of the fishes. Then we have pulmonary respiration that are present. Respiratory organ are the lungs. Reptiles, birds, mammal, इन सब में pulmonary respiration होती है. On the another side, we have a different category that are the on the basis of mode of respiration. तो दो मेन टाइप्स आती हैं. एक आती है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरी है आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. Internal respiration means where the gases exchange occurs between the cells and the blood vessels. And external respiration means where both two processes will occur. Inhalation भी होगी और exhalation भी होगी. Inhalation का मतलब है that is bringing air into the lungs और exhalation का मतलब है releasing air to the atmosphere. If both these processes will occur, then we call it as the external respiration. नाउ कंप्लीट अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें दो मेन जो हैं कंपोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट कैटेगरी आपकी आती है दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है ऑल द पाथ वेयर द मूवमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस विल अकर इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जैसे हमारे नोज से नेजल चैम्बर में जा रही है, देन हमारे नेरीज में जा रही है एयर, देन further pharynx में जा रही है. So that complete path is called as the respiratory tract. On the another side, we have the respiratory organ, means the main organ which is acting as the main respiratory surface for the gases exchange. तो कोई भी अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस जो है हम उसे एक एफिशिएंट सरफेस कैसे मान सकते हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस, उसके पास ये जो हमने पर्टिकुलर पॉइंट्स दे रखे हैं दे शुड मीट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स. तो फर्स्ट है दैट दे शुड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके. सरफेस एरिया शुड बी थिन ताकि परमेबिलिटी जो है वो बनी रहे और गैसेस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो जाए. It must be kept moist. It must be in contact with the source of oxygen directly or indirectly. And respiratory pigment should be present. तो ये सारे जो फैक्टर्स है अगर प्रेजेंट होंगे ओनली देन अ रेस्पिरेटरी सरफेस कैन परफॉर्म स्मूथली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. Now we are going to discuss one by one about the respiratory organs. Then we will start with the process of the respiratory tract. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर हम बात करें हम किसी भी एक्वेटिक मीडियम की, तो एक्वेटिक मीडियम में हमारे जो मेन रहते हैं दैट आर द गिल्स एंड लंग्स इन सम केसेस. ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हमारे वर्टिब्रेट्स के. दोनों जो हैं वो डेवलप होंगे फेरिंग्स से. These are some points again which fulfill all the conditions necessary for gases exchange. First, that large, highly vascular surface area to expose ample capillary network to the source of oxygen. Second, they should be thin and they should be moist. There should be communication between the respiratory surface and the environment. Then there should be constant renewal of oxygen containing medium which comes in contact with the respiratory surface. And lastly, free circulation of blood in the capillary network. Now firstly we are starting with the gills. पहले हम गिल्स शुरू करेंगे. गिल्स का थोड़ा हम स्ट्रक्चर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल स्टार्ट द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द गिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिशेस. इन सब में हम कंपैरेटिव अकाउंट वन बाय वन डिस्कस करेंगे. बट फर्स्टली इन दिस वीडियो वी विल कवर द गिल्स की पूरा हम सिस्टम पढ़ेंगे. व्हाट आर द कंपोनेंट्स. देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कंपैरेटिव account. So, in case of aquatic animals, the main specialized organ of respiration are the gills. And these gills, they are adapted to absorb dissolved oxygen from the water. गिल्स जो है आपके मेन दो कंपोनेंट्स के बने होते हैं. एक आपका आता है गिल एक्सिस और दूसरा है आपका गिल फिलामेंट्स या हम इसे गिल लैमेले भी बोलते हैं.
Here we have the diagram. You can clearly see that this is the structure of the gill. Firstly, गिल की जो शेप है वो क्रिसेंट शेप होती है, मतलब हाफ मून शेप के रहते हैं. इन सेंटर यू कैन ऑब्जर्व दिस सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड आप देख सकते हैं लाइंस जो ये प्रेजेंट हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द लैमेले. So this gill axis जो है that includes the central axis, and this central axis is basically lined by cuboidal mucous membrane. On the another hand, we have these filaments or we have these gill lamellae. Thin होते हैं usually, highly vascular होते हैं, plate like filamentous outgrowths होती हैं, वेस्कुलर नेटवर्क होता है सो दैट प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे हो, एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज हाईली परमिएबल सो दैट टू facilitate the exchange of gases smoothly. Now next is the embryonic origin of the gills. कैसे इनकी डेवलपमेंट हुई, कैसे गिल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हुई. सो फर्स्टली अगर हम सब कॉर्डेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बात करें, अ सीरीज ऑफ फेरिंजियल पाउचेस डेवलप्स. ठीक है, सबसे पहले आप ये डायग्राम में देख सकते हैं फेरिंजियल पाउचेस. इस तरीके से पहले देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फेरिंजियल पाउचेस. हमारे पास दो तरह की जो है आउटग्रोथ्स है. वी हैव एंडोडर्मल इवेजिनेशंस. यू कैन सी हियर ये जो फेरिंजियल पाउचेस है दे आर बेसिकली इवेजिनेशंस, एंडोडर्मल इवेजिनेशंस है. एंडोडर्म से ये आउटग्रोथ्स फॉर्म हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरिंजियल पाउचेस. और दूसरी है इनके बाहर ये जो कवरिंग है दिस वन, इसको हम बोलेंगे एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन, क्योंकि ये इनवर्ट इस तरीके से ये outgrowths बन रही है. So these are the ectodermal invaginations, and these are the basically arises from the integument or the skin in the form of visceral furrows. अब ये दोनों जब join कर जाते हैं, these together join and they will form these particular pouches or these particular spaces. And these pharyngeal pouches decrease in size from anterior to posterior. जब proper pharyngeal pouches की appearance हो जाती है तो आप notice करेंगे कि anterior वाले जो side के pharyngeal pouches होंगे वो larger होंगे comparatively to the posterior. Size जो है वो decrease होता जाता है anterior से posterior की तरफ. Then एमनियोट्स की हम बात करें तो फेरिंजियल पाउचेस जो हैं उनमें ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ही टाइम के लिए इनकी फॉर्मेशन होती है. और एन एमनियोट्स की हम बात करें तो ये जो फेरिंजियल पाउचेस हैं इनको हम विस्टरल क्लेफ्ट्स भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव सम पॉइंट्स. अगर हम बात करें, कुछ एक स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जो ज्वाइन करती हैं फेरिंग्स को विस्टरल क्लेफ्ट से. तो इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं इंटरनल गिल स्लिट्स. सिमिलरली द ओपनिंग्स विच जॉइन द क्लेफ्ट विद आउटसाइड environment they are called as the external gill slits. ठीक है, फर्दर गिल स्लिट्स के हमने टू टाइप्स बोल दिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल गिल स्लिट्स. इंटरनल हो गया जहाँ पे फेरिंग्स और विसरल क्लेफ्ट्स को ओपनिंग ज्वाइन कर रही है, दैट आर कॉल्ड एज द इंटरनल गिल स्लिट्स. और ऐसे जहाँ पे आपके क्लेफ्ट को आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ ज्वाइन किया जा रहा है, दे आर कॉल्ड एज द एक्सटर्नल गिल स्लिट्स. Now, next is about the number of pharyngeal pouches. It always varies in vertebrates. अलग अलग वर्टिब्रेट में अलग अलग नंबर प्रेजेंट रहता है. लोअर वर्टिब्रेट्स की हम बात करें नंबर यूजुअली हायर होगा, और हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें नंबर जो है वो लेसर होता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे कि फ्यू साइक्लोस्टोम्स, इनमें 14 पेयर्स जो है pharyngeal pouches के प्रेजेंट होते हैं. Then we have lampreys where we have 7 pairs. Hagfishes we have 6 pairs. Cartilaginous fishes we have 6 pairs. Then we have bony fishes जहाँ पे हमारे पास 5 pairs present होते हैं. और ये जितने भी आपके vertebrates हैं इनमें जो gill clefts हैं they bear the gills further for the process of respiration. Now next हम बात करते हैं एमनियोट्स की. एमनियोट्स में अगर हम बात करें
एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के टाइम क्या होता है, यहाँ पे जितने भी गिल स्लिट्स है, इन गिल स्लिट्स के साथ जो है कोई भी गिल्स एसोसिएटेड नहीं रहते हैं। एंड ये जो गिल स्लिट्स है ये फर्दर डिसअपियर हो जाएंगे इन केसेस ऑफ द एडल्ट। इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट रहेंगे, बट लेटर ऑन इन एडल्ट स्टेजेस दे विल गेट डिसअपियर। एंड लेटर ऑन जो गिल स्लिट है, गिल स्लिट्स में जो फर्स्ट पेयर है गिल स्लिट्स का, इट मॉडिफाइड टू फॉर्म टू मेन पार्ट्स। एक बनाता है ये यूस्टैचियन ट्यूब और दूसरा ये बनाता है आपका मिडल ईयर। सो बेसिकली आपके फर्स्ट गिल स्लिट जो है इट गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म टू मेन पार्ट्स, दैट इज द यूस्टैचियन ट्यूब एंड द मिडल ईयर। Then next is interbranchial septa. Interbranchial septa, basically this is a bridge or this is a barrier which or a plate which separate the gill slits from each other. Mesodermal रहते हैं ये origin में, and they are also covered by epithelium which is basically derived from ectoderm or from the endoderm. Further, they are spotted by cartilaginous और bony bar जिसको हम visceral arc भी बोलते हैं, and aortic arches branches from the ventral aorta and they supplies through the septa. Then respiratory system का या जो main हम gills का main function क्या है, that is the gases exchange. Main is the respiratory exchange of gases in case of the fishes or amphibian. Next main important function है that is the excrete excess salt from the blood in lamprey and some marine teleost. And third one main function is gland cells remove the nitrogenous waste as ammonia in teleost, and due to these reasons, that is the removal of excess of salt and removal of the nitrogenous waste, these gills they act as the additional excretory organs. Then next one is the type of gills. We have two main types of gills. One is the external gill और second है हमारे internal gills. External gills यहाँ पे आप example देख सकते हो mud puppy का. इस तरीके से जो है इनके surface के साथ ये आप आउटग्रोथ्स देख सकते हो पिंकिश कलर की, दे आर द एक्सटर्नल गिल्स. और फिश की केस में क्या होता है, प्रॉपर ऑपर्क्यूलम से जो है हमारे गिल्स जो है वो कवर्ड रहते हैं, इंटरनली ये प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द इंटरनल गिल्स. Here the example in case of the external gills, Protopteris आप देख सकते हो इस तरीके से ये external gills present है. Then we have Polypteris. Then in C serene, these are the external gill, and D necturus, these are the external gills. Now these external gills they develop from the integument, so that's why they are covered by the ectoderm present on the either side of the head. And these are the branching processes. You can clearly see in the diagrams also that these are the branching processes which hangs freely on the sides of the head. Each gill has a central axis as we already discussed and bear a row of filaments on both the sides. Central axis or stalk of external gill protrudes from a gill arc and usually they contain a muscular tissue. These external gills, they are not related to gill pouches and in direct contact with water containing dissolved oxygen. These external gills, they are present in larval amphibians as well as in the larvae of fishes like Polypteris, in the adults of few-tailed amphibians of suborder Perinibranchiata, then also in the embryo of frog and caecilians at some stages of their development. Again, the number of external gills it varies. In case of Polypteris, it is basically one pair. Then Necturus में two pair present होते हैं. Axolotl larva of tiger salamander में 3 pairs हैं. Then gill larvae of lungfish that is Protopteris 4 pairs present होते हैं और यहाँ पे basically ये internal gills की ही as a extension present होते हैं. That's why यहाँ पे इनका जो origin है वो endodermal रहता है. Otherwise external gills में origin जो है वो ectodermal रहता है. देन नेक्स्ट आपका आता है अब इंटरनल गिल्स. इंटरनल गिल्स जो है दे आर प्रेजेंट एज सीरीज ऑफ पैरेलल गिल स्लिट्स.
फेरिंग्स के साइड्स पे ये प्रेजेंट रहेंगे. दे आर कंपोज्ड ऑफ गिल लैमेला and they are the extension of the endodermal lining of the gill clefts. External gills ectodermal lining और internal gills आपकी बनी होती है endodermal lining की. Then these extension they may be plate like. ठीक है, for example gill lamellae, अगर plate like extension होंगी तो हम gill lamellae बोलेंगे. Rod like extension present होंगी तो हम इनको gill filaments बोलेंगे. Then gill formed of filaments, we call them as the filiform or pectinate gills. Example है teleos. And if the gill formed of lamellae, then we call it as the lamelliform. Example are the elasmobranchs. Then gill lamellae are generally born on the both side of an interbranchial septum, less often on one side only. Then lamellae on one side of an interbranchial septum form the half gill or hemibranch. Then two hemibranchs with their intervening septum constitute a complete gill or holobranch. अगर सिर्फ हाफ साइड पे लैमेला प्रेजेंट होंगे तब हम वर्ड यूज करते हैं hemibranch. And if on both side we have these hemibranchs and center में आपका proper septum present होगा तब हम इसको complete gill या holobranch बोलते हैं. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें विद द हेल्प ऑफ इंटरनल गिल्स, वाटर जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर होगा वो माउथ से एंटर करेगा, देन इट विल एंटर टू द बकल कैविटी, देन टू फैरिंग्स, देन टू इंटरनल गिल स्लिट्स और फाइनली ब्रैंकियल क्लेफ्ट्स में ये एंटर करेगा. यहाँ पे जो भी आपके गिल लैमेले या फिलामेंट्स है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे उस पर्टिकुलर वाटर से एंड देन रिलीज द ऑक्सीजन टू इट. और जो भी फॉल वाटर होगा दैट विल पासेस आउट थ्रू द एक्सटर्नल गिल स्लिट्स. अगर हम कुछ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों गिल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. Now here we have the diagram which shows the holobranch means complete gill of a cartilaginous fish. यहाँ पे पूरी diagram में जो main है that are the posterior lamella. You can see these. ठीक है, ये आपकी गिल्स प्रेजेंट है, पोस्टीरियर लैमेला ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका इंटीरियर लैमेला प्रेजेंट है. मींस दिस लैमेले आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, एक साइड पे लैमेला प्रेजेंट हो तो हम हेमीब्रैंक बोलते हैं, बट यहाँ पे दोनों साइड पे हैं, दे फॉर्म कंप्लीट गिल होलोब्रैंक हम बोलेंगे. और बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरब्रैंकियल सेप्टम, जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, दैट इज द इंटरब्रैंकियल सेप्टम. So this is the structure of the holobranch of the cartilaginous fish.